पर 1100 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन हिंदी माध्यम से जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो 42 कैंडिडेट्स का हुआ है। उत्तर लेखन की उनकी प्रैक्टिस नहीं है, उनके पास बढ़िया मटेरियल नहीं है, पुराने पैटर्न के जो भी नोट्स उपलब्ध हैं वही लेके पढ़ते हैं, उसी पर चलते हैं। ये सारे पेजेस मेरे हाथ में हैं, तो सर ने लिखे हुए हैं और ये सब कुछ जो है वो कन्वर्ट होंगे एक मैगजीन में। जिस लड़के ने ये आंसर लिखा है उससे हमारी बात भी हुई थी, ठीक है, तो उसने कहा कि साहब हम ये नेट पे जाके विकिपीडिया से हमने देखा था। ये जो लोहिया जी थे इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को, मृत्यु हुई 1920 में। ये 10 साल की उम्र में कौन से हड़ताल में शामिल हो गए भाई, कहाँ से आपने पढ़ लिया? तब एक तरह से इनका ट्रैक ही गलत हो गया, जाना किधर था, थोड़ा दूसरे तरफ दिमाग डाइवर्ट हो गया था। रीतकालीन कवियों की श्रृंगार चेतना में गारहस्थ बोध पूछा था। ठीक, ये 2024 में आया है, क्वेश्चन नंबर 6B है, 20 नंबर का। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये सब इन्होंने नक्सिक वर्णन और जो नारी का जो श्रृंगार का रूप है उसका इन्होंने वर्ण कर दिया। अगर इतिहास में अकबर पूछ लिया तो अकबर की जगह आप महाराणा प्रताप नहीं लिख सकते। ये क्वेश्चन भी 2024 में आया है। कृष्ण भक्त मुस्लिम कवित्रियों की भक्ति चेतना, कहीं एक नाम मिलता है ताज बेगम का, तो दूसरी मीराबाई कहा जाता है मुस्लिम। अच्छा। ये क्वेश्चन पूछने का आशय यही था। आपको पहले ये देखना है कि सिलेबस क्या है, फिर देखिए कि उस सिलेबस से वो आयोग या जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसने सवाल कैसा पूछा है, फिर देखिए कि क्या स्टडी मटेरियल है, कहाँ से वो सवाल पूछा जा रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। और आपके मैसेजेस को हमने अपने यूट्यूब कमेंट्स के ज़रिए पढ़ा, टेलीग्राम पे जो आपने कमेंट्स किए थे उसको पढ़ा, और मेरे पीछे जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है वो टेलीग्राम का है, कुछ हमारे यूट्यूब के वीडियोस का है, जहाँ पे आप जैसे सीरियस एस्पिरेंट्स जो कि हमारे इंग्लिश का जो कंटेंट है, जो वीडियोस हैं, जो स्ट्रैटेजी वीडियोस जाते हैं वो देखते, उसके बाद आप रिप्लाई करते हैं कुछ इसी तरीके से कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भैया, क्या सर हिंदी मीडियम के लिए भी ये बैच अवेलेबल है, हिंदी ऑप्शन का कोर्स लेकर आइए। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए यूपीएससी की इस तैयारी में हिंदी माध्यम के कई सारे छात्र जो हैं वो कोचिंग करते रह जाते हैं, कोचिंग में लगभग 2-3 साल 4 साल बिता देते हैं, लेकिन फिर भी एक बढ़िया आंसर नहीं लिख पाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आखिर एक सही उत्तर लिखा कैसे जाता है, आखिर बच्चे गलती कर कहाँ रहे हैं, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। इससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ। नंबर 1, ये तो कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने मैसेजेस किए हुए हैं। देखिए टेलीग्राम पे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जो हिंदी माध्यम का है, वो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में हिंदी के टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है। तो जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है, फ्री मटेरियल है, या फिर जो हम क्लासेस लेने वाले हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। चाहे आगे चल के सर अगर कोई वेबिनार भी लेते हैं, चाहे साहित्य ऑप्शनल पे हो गया, या फिर हिंदी जीएस के लिए हो गया, या हिस्ट्री के लिए हो गया, तो ये चैनल जो है वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहेगा। ठीक, अब देखिए, अब चाहे आप यूपीएससी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 27 के लिए कर रहे हैं, ये ऊपर वाला है, ये 2026 का है, आपके पास सिर्फ 244 दिन बचे हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो 610 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, इसको आप बहुत ज़्यादा ना समझें, इसको लगभग 80 हफ्ते हैं, यानी कि 80 बार आपका शनिवार आएगा, 80 बार आपका रविवार। ठीक है, तो ये है, और ऊपर 244। अगर हम ध्यान दें इसको, तो इन दोनों के लिए आपको अलग डिवाइड करना पड़ेगा, प्री और मेंस के लिए। ठीक है, अगर आपके पास 244 डेज बचे भी हुए हैं तो आपको आधा टाइम पूरा देना है अपने मेंस ओरिएंटेड, क्योंकि आपको पता है ना कि प्री और मेंस के बीच में सिर्फ 89 डेज का गैप है, और 2.5 महीने में कुछ हो नहीं पाता है बहुत ज़्यादा। आपको स्पीड ऑफ राइटिंग पे, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है, और फिर आपको तो एग्जाम ओरिएंटेड करना, आपको वैल्यू एडिशन करना होगा, आपके नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है, तो रिवाइज करना होगा। लेकिन आप बढ़िया जो प्रिपरेशन है वो यही कर पाएंगे, और ये फेज वो चल रहा है। जैसे अभी सितंबर है, खत्म होने वाला है, दिसंबर तक अगर आप लग के जम के आप मेंस ओरिएंटेड पढ़िए, जनवरी से आप लगिए प्रीलिम्स में, ठीक है, तब भी आपको 4-4.5 महीने मिल जाएंगे आपको। ठीक है, देखिए हिंदी माध्यम के कुछ आंकड़े जो हैं आपको भी पता है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। आप अपने आप को देखिए और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को देखिए, किस चीज़ की कमी लगती है, कैसे हम लोग थोड़े से पीछे रह जाते हैं। देखिए नंबर 1 कि ये जो 2023 का जो हमारा वैकेंसी थी, लगभग 1100 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन हिंदी माध्यम से जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो 42 कैंडिडेट्स का हुआ है। ओके, यहीं पे अगर हम बात करें 2020 की, मेरे पास ये फाइल है पूरी, 2020 की जो सिलेक्शन है हिंदी माध्यम की, वो लगभग 836
सिलेक्शंस में से, ये आप डेटा मैच भी कर सकते हैं, जो यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट आती है, तो 836 में से सिर्फ 22 यूपीएससी के हिंदी माध्यम के छात्र निकल कर आए हैं। मतलब 3% का एवरेज जा रहा है। 2000 अगर हम 21 की भी बात करें तो वहां पर 722 में से लगभग 24 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अभी तक 2022 का रिजल्ट था वो थोड़ा सा ठीक दिख रहा था। लगभग 1022 बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे फाइनल लिस्ट में, उसमें से 54 कैंडिडेट, यहां पे आंकड़ा लगभग 5% का हुआ है। आप अगर एवरेज निकाल लें तो टोटल जो है वो 3 से 4% ही रह रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम मेन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, इस पूरे वीडियो में बात क्या होगी, आपको यूपीएससी प्री मेंस की रिवीजन नोट्स आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप रिवाइज करेंगे या फिर नोट्स कैसे बनाएंगे, वो बात होगी। 13 साल के पीवाईक्यू जो इस साल का मेंस हुआ है 2025 अभी अगस्त में, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हम पीवाईक्यू से नोट्स क्रिएट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यार एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हिंदी माध्यम में उत्तर लेखन कैसे करेंगे और क्या क्या चुनौतियां आ रही है, आपको अभी रियल कॉपीज भी दिखाई जाएगी। फिर हिंदी साहित्य ऑप्शनल कैसे हम चुने और फिर उसमें क्या क्या बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो कि बच्चे एनरोल किए हैं क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। फिर आता है कोर्स की वैधता कब तक वैलिड है। फिर इतिहास का ऑप्शनल भी हमने लेटेस्ट अभी लॉन्च किया है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी खुद ही मेंशन कर रहे थे आप कोर्स कैसे एक्सेस करेंगे। और फिर नवरात्रि स्पेशल डिस्काउंट, जो कि अब अगले 9 से 10 दिन तक नवरात्रि चल रही है, उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई माँ दुर्गा आपके ऊपर जो है वो असीम कृपा बनाए रखें। सो अभी मैं बुलाना चाहता हूँ राजेश सर को, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार में 20 साल से भी ज़्यादा सर्विस दे चुके हैं। सो राजेश सर हमारे मार्गदर्शन आईएएस में एक टीम मेंबर की तरह जुड़ चुके हैं, यानी कि ये एक चीफ एडवाइजर ऑफिसर हैं। मतलब ये हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और फिर आपका भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सर हिंदी का जो पूरा सेक्शन है, जैसे अभी हमने डेटा के ऊपर बात कर रहे थे, तो हिंदी में जो सबसे बड़ी, क्योंकि आपने अभी पिछले मेरे ख्याल से 1-2 महीने में बच्चों से बात की, जी। तो क्या मूलतः चुनौतियां आ रही हैं बच्चों में कि हिंदी माध्यम में? एक तो जैसे उनके पास मटेरियल की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। जी। इंग्लिश में जितने इंग्लिश माध्यम से जो बच्चे हैं उनके पास पढ़ने लिखने की किताबें, स्टडी मटेरियल काफ़ी है। और दूसरा है कि हिंदी के लड़के जो है वो प्री में कुछ हमें लगता है एवरेज उतना नहीं आ पाता है, प्री में छट जाते हैं। हाँ। और जो परसेंटेज भी अगर देखा जाए प्री में, अगर प्री में संख्या बढ़ती है, एक तो स्टडी मटेरियल आपने बता दिया जी, और स्टडी मटेरियल को लेके कंफ्यूज भी बहुत लोग रहते हैं, कहाँ पढ़ें, कहाँ जाएं, कहाँ से क्या ले आवें। और इस कंफ्यूजन चक्कर में उनको बहुत सी गलत सही सूचनाएं, बहुत सी गलत सही चीज़ें मिलती रहती हैं। अच्छा, वो ज़्यादातर कहीं कहीं नोट्स बेसिस हो जाते हैं, किताबों से दूरी बनाए रखते हैं। ये बात सही कही। ये नोट्स ही जो मिल जाता है, कहीं कहीं से मिल गया, किसी सीनियर का मिल गया, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मिल गया, और एक तो ये नोट्स पर आधारित हो जाते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है। नोट्स पे आधारित होने से होता क्या है कि जो वर्तमान का जो घटना चक्र है, वर्तमान की जो चीजें हैं, वो उनसे काफी हद तक कट जाती हैं। नोट्स तो आप अपना कुछ नहीं आ पाता नहीं, नोट्स पे तो आप फिर जो बना बनाया ढर्रा चला रहा है उसी पे रहते हैं। बहुत से लड़के हैं कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, जिसमें समय बहुत बर्बाद होता है जी। अब कोचिंग में आप 6 घंटा 7 घंटा पढ़ के आते हैं, तो घर पे कितना देर, रूम पर कितना देर पढ़ेंगे? नहीं। तो एक तो ये भी है, ये सारी चीज़ों का सम्मिलित जो प्रभाव पड़ता है, वो एक तरह से देखिए तो प्री में संख्या कम आती है। फिर जो प्री में निकल के आते हैं उनका भी परसेंटेज अगर आप देखिएगा तो यही सारी समस्याएं उसमें भी आती हैं। उसमें उत्तर लेखन की उनकी प्रैक्टिस नहीं है, उनके पास बढ़िया मटेरियल नहीं है, और फिर वो चीज़ें रटी रटाई चीज़ें पर आ जाते हैं, जो पुराने पैटर्न के जो भी नोट्स उपलब्ध हैं वही लेके पढ़ते हैं, उसी पर चलते हैं, तो लिहाजा उसमें मार्किंग कम होती है, फिर वो रह जाते हैं। कुछ लोग जो अपना मेहनत कर ले जाते हैं, कुछ अपना चेंज करते हैं, अपने से नोट्स बनाते हैं, कुछ सही से गाइडेंस मिल जाता है, तो सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सफल नहीं हो रहे, सफल भी हो रहे हैं, लेकिन वो परसेंटेज कम है इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। और हिंदी माध्यम के लिए अभी लोगों में बहुत जुझारूपन भी नहीं है। वो एक तरह से माइंड मेकअप ये भी किए रहते हैं कि अरे अब हिंदी माध्यम है तो
कहाँ से सफलता मिल जाएगी, ये नहीं, है, ऐसा वो बहुत है। होता है। हाँ, और इसका असर पड़ता है। हाँ, अगर आप शुरू से ही ये मान के चलें कि नहीं हिंदी माध्यम है तो हम सही किसी से बात कम नहीं हैं, सही बात। तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। जो डेली न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, जैसे इंग्लिश में हमारा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है, तो सर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उस न्यूज़पेपर में जो संपादकीय होता है, एडिटोरियल वाला जो सेक्शन वो होता है या है, न्यूज़ से रिलेटेड हाँ। कोई चीज़ें हैं तो उसके लिए टीम है, वो अपना छांट के उसको गाइड किया जाता है कि इस तरह से आप इसको लिखिए, तैयार करिए। ये मैटर आपको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इससे प्री में भी लाभ मिलेगा, मेंस मेंस में में भी भी। लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य हम लोग का यही है कि आपके पास जो मैटर जाए, जिसकी का होता है ना कि आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, ये आप पत्रिकाओं में, किताबों में इधर उधर खोजते रहते हो, आपको नहीं मिल पाता है, तो ये आपको समझ लिए कि एक जगह इकट्ठा करके मिल जाएगा। और प्रयास यही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल जो परीक्षा के हिसाब से उचित समझा जाए उसको आप तक पहुंचाया जाए, तो उसी के जी। तहत ये तैयारी है। ये बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है। मैं आपसे ये भी, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आप ज़रूर एक बार हमारे टेलीग्राम पे हम ये PDF डाल देंगे, पूरा जो PPT है इसकी, एक बार ज़रूर पढ़िएगा आप इसको और रिलेट करिएगा कि कैसे आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं और ये आप 3-4 पैराग्राफ में आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और आगे पीछे का ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूज़ है, उसका जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है या फिर जो उसकी चुनौतियाँ हैं, प्रयास उनके किया बारे में गया है बात सब करेंगे। कुछ समाहित हो जाए। हाँ। जैसे ये है PM मुद्रा योजना, हाँ। इसमें आपको सब कुछ आ जाएगा, कहाँ से किस क्षेत्र में है, क्या इसका स्कीम है, कितना तक क्या लोन मिल सकता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और ये अभी तक का इसका आंकड़ा भी दिया है, कितने लोग लाभ पा चुके हैं, कितने लोगों को लाभ मिलना है। तो इस पे आप एक एक पैराग्राफ पे देखिएगा तो प्री का भी क्वेश्चन बन रहा है, मेंस का भी, और ये थ्रू आउट पूरा मेंस का पूरा फुल क्वेश्चन बन रहा है। नहीं, ये पूरा एक छोटा मोटा मैगजीन टाइप का क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ऑलरेडी सारे पेजेस मेरे हाथ में हैं, तो सर ने लिखे हुए हैं और ये सब कुछ जो है वो कन्वर्ट होंगे एक मैगजीन में इवेंचुअली। तो आपके लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि एक सही दिशा में आप प्रिपरेशन कर सकें और बहुत ज़्यादा भटके ना। तो मार्गदर्शन करना जो एक बहुत हमारा उचित काम चीज़ है। है। हाँ। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब जैसे अभी रिसेंटली कुछ बच्चों ने हमारे हिंदी माध्यम के लिए GS के लिए एनरोल किया है, तो अब हम उनकी कॉपीज आपको दिखाएंगे। तो जैसे सर ने अभी इनकी 1-to-1 इवैल्यूएशन किया है, जैसे कॉपी है ये, ठीक है, इनसे डिस्कशन भी हाँ, होता है, डिस्कशन इनको ये भी होता बताया है। जाता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ चूक रहे हो, इसको सही करो, ये आपका ठीक चल रहा है, थोड़ा सा इसमें और सुधार करिए। आपका जैसे और सब चीज़ ठीक है, इसकी धार पैनी नहीं है, जैसे को होता है ना कि हथियार में धार पैनी करिए, तो उसकी धार थोड़ा और तेज करिए, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। 4 से 5 ऐसे कॉपीज दिखाऊंगा बच्चों के, 2-3 GS के हैं और फिर 1-2 हमारे साहित्य के हैं, ठीक है। तो मूलतः यही होता है कि जो बच्चे हिंदी में तैयारी कर रहे हैं वो 90% तो हिंदी साहित्य उनका ऑप्शनल रहता ही रहता है। तो आप देखें ये GS के भी हम लोग बता रहे हैं कहाँ गलती की है, कितना अच्छा आंसर भी लिखे हैं, और उसके बाद फिर हिंदी साहित्य के भी। इनको देख के आप खुद भी अपना भी लेवल चेक करिए कि अगर आप हिंदी माध्यम के भी हैं तो क्या आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि देखिए बच्चे तो लिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लिख रहे हैं, तो मैं सर से यही पूछना चाहूँगा कि जैसे सर अगर बच्चे ने लिखा है, काफ़ी ठीक ठाक लिखा हुआ है, और जैसे मैं इंग्लिश की भी कॉपी जांचता हूँ मैं, जी। तो इंग्लिश में भी कुछ बच्चे हैं वो इस लेवल का नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब उनकी जो एक क्लैरिटी है, दिमाग जो समझ है वो इस लेवल की नहीं है। और एक तो स्टूडेंट ने, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ने ये कहा था सर कि मैं हिंदी मीडियम वालों की भी कॉपी चेक करता हूँ। बहुत से लोग हैं अनुवाद आधारित चलते हैं। हाँ, हिंदी मीडियम के भी बहुत से विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम की, की हाँ। कॉपियों को लेके अनुवाद करके लिखते हैं, हाँ। जो जिनकी इंग्लिश थोड़ा सा ठीक है तो ये प्रयास करते हैं। और हिंदी माध्यम में तो मतलब जैसे आपने भी हिंदी लिटरेचर की बात की ना, हिंदी साहित्य की, तो हिंदी माध्यम वालों को तो हिंदी साहित्य रामबाण है। हाँ, अगर आप ऑप्शनल के क्षेत्र में जाएंगे हाँ, तो जितनी अच्छी और जितना स्कोरिंग हिंदी लिटरेचर में हो जाती है। अच्छा, हिंदी लिटरेचर हिंदी माध्यम वालों के लिए कि ये भी अच्छा है कि आपकी भाषा शैली सुधर जाती है, लेखन शैली आपकी सुधर जाती है, और आपको ऐसे का पेपर ऐसे का कवर हो जाता वो है। बिल्कुल है। GS में जो आपको लिखना है हिंदी का, तो वो जो आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं, उसकी क्षमता बढ़ जाती है हिंदी लिटरेचर पढ़ने से। तो हिंदी माध्यम वालों के लिए तो एक ये भी सलाह दी जाएगी कि आप अगर ऑप्शनल में हिंदी साहित्य में रुचि है तो आप हिंदी साहित्य ही रखिए। अगर रुचि नहीं है तो बात अलग है कि आप कोई दूसरा सब्जेक्ट से आप MA किए हैं, PhD किए हैं तो बात अलग है, वरना हिंदी लिटरेचर आपके लिए प्लस रहेगा।
बिल्कुल। एक ये भी सलाह दी जाती है। सर जैसे ये क्वेश्चन था जी इसमें क्या, जैसे आपने काफी फीडबैक दिया यहाँ पे, जी जी। ये लाल से अपने काफी पेन से लिखा हुआ है, तो अब ये क्या इसमें जिस प्रॉब्लम लड़के ने ये आंसर लिखा है जी। उससे हमारी बात भी हुई थी, ठीक है। तो उसने कहा कि साहब हम ये नेट पे जाके विकिपीडिया से हमने देखा था कि लोहिया का क्या योगदान था। हाँ अब उसमें क्या सही है क्या गलत है इसका आकलन किए बिना वहाँ से जो भी मैटर मिला उसको उठा के रख लिया। हिंदी माध्यम में यही गड़बड़ी होती है। अब जैसे इसने ये लिख दिया स्वतंत्रता पूर्व उनका योगदान, राम मनोहर लोहिया जी का योगदान लिख रहा है। इसने लिखा है गांधी के पुकार पर स्कूल का त्याग कर दिया, तिलक की मृत्यु पर हड़ताल कर दिया। इस पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये जो लोहिया जी थे इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को, तिलक की मृत्यु हुई 1920 में। ये 10 साल की उम्र में कौन से हड़ताल में शामिल हो गए भाई, कहाँ से आपने पढ़ लिया। उसी तरह था, ये जर्मनी से पढ़ के आए थे, बर्लिन में इन्होंने पढ़ाई की थी, 1931-32 में इंडिया में आए और गांधी जी के स्कूल पे इन्होंने स्कूल का त्याग भी कर दिया। स्कूली शिक्षा जब त्याग कर दी तो जर्मनी में पढ़ने कैसे चले गए। ये सब तार्किक चीजें हैं जो कि आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना चाहिए और इसका कितना बुरा असर पड़ता है एग्जामिनर पर वो आप अभी समझ। जैसे आप कोई चीज थोड़ी बहुत 19-20 हो गई तो चले, लेकिन जब तथ्य ही गलत आप लिख रहे हैं तो एग्जामिनर ये समझेगा कि या तो ये हमको बरगला रहा है या इसको कुछ नहीं आ जा रहा है। दोनों स्थिति में आपका माइनस पॉइंट बढ़ जाएगा। नहीं, जो आगे भी उसने लिखा होगा उत्तर, प्रश्न उत्तर लिखा होगा, उस पर भी इंप्रेशन पड़ेगा एग्जाम निश्चित रूप से। अगले क्वेश्चन वो तो एक बार दिमाग बना लिया कि ये तो आदमी गड़बड़ है भाई, ये तो गलत बात बता रहा है, तो आगे भी ऐसे ही किया, वो झटाक से आपकी कॉपी पे जांच के रख देगा। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि जो तथ्य आप लिख रहे हैं आप कहीं से पढ़िए तो कम से कम एक बार अपने दिमाग से भी उसका आकलन करिए कि जो हम लिख रहे हैं सही है कि नहीं है। अच्छा, यही काम हम लोग कर रहे हैं। आपका मूल्यांकन के लिए इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर लेखन का प्रयास करिए, उत्तर लिखिए, उसकी कॉपी भेजिए, चेक कराइए, देखा जाए कि क्या लिख रहे हैं आप, कैसे लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे इसने पॉइंट में लिखा है जी स्वतंत्रता पूर्व उनका योगदान, फिर उसके बाद दूसरा इसने लिखा सांस्कृतिक फिर सामाजिक योगदान। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से आपने ठीक किया इसको। इसमें इन्होंने जैसे सामाजिक वाले में लिख दिया ना कि सप्त क्रांति का विचार इन्होंने किया, ये बहुत शॉर्टकट में चला गया। अच्छा। इसमें सप्त क्रांति हमने फिर लिख दिया कि कौन कौन से उनकी 7 क्रांतियाँ थी। लैंगिक समानता, जाति उन्मूलन, रंगभेद विरोध, निजी पूंजी पर नियंत्रण, शास्त्रों का विरोध किया, आर्थिक शोषण की मुक्ति, समाजवाद की घोषणा की। तो ये हमने इनको ये बताया कि आप ऐसे लिखे हैं सप्त क्रांति, उसी में 1 2 3 4 5 6 7 से आपका नंबर प्लस हो जाएगा। तो अगर आप कोई पॉइंट दे रहे हो, अब जैसे आपने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये सामाजिक योगदान दे दिया है, तीनों इनके सप्त क्रांति में कवर है। अच्छा, ये तीनों इसमें। हाँ, तो सामाजिक योगदान में आप यहीं लिखते कि सप्त क्रांति दिया और सप्त क्रांति में ये बिंदु थे, तो ये इस तरह से आपका नंबर बढ़ जाएगा लिखने में। यही बात उनको हमने समझाई। ठीक है। सो अच्छा, कुछ पॉइंट इनके जैसे छूट जाते हैं। जैसे गोवा मुक्ति के आंदोलन में लोहिया जी का विशेष योगदान था। भारत में आज़ादी के बाद की बात है ये, तो स्वतंत्र रियासतों की समाप्ति में इन्होंने बड़ा अच्छा योगदान दिया था। और उसी तरह अंग्रेजी भाषा हटाओ और हिंदी भाषा अपनाने के लिए भी जोर दिया था। अगर आप हिंदी मीडियम माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपसे तो अपेक्षा की जाएगी कि आप इस चीज़ को न भूलें, कम से कम हिंदी भाषा के लिए तो नहीं भूलना चाहिए। ये चीज़ें तो मतलब ये है कि अगर आप सवाल को सही से समझेंगे नहीं और आपका अगर कंटेंट गलत हो जाएगा तो सही सवाल तो समझना पहली चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो जो मटेरियल आप उस पर डाल रहे हैं ये कहाँ से लेके आए हैं, क्या तथ्य लिख रहे हैं, कितना वो क्वेश्चन से रिलेटेड है और कितना सही है, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है जी। अब दूसरा क्वेश्चन था जो 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आधुनिक भारतीय पहचान को में योगदान दिया, इसी का परीक्षण करने के लिए था ये। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक धार्मिक पे सर्कल किया है। इसलिए यहाँ घेर दिया कि जिस बच्चे की ये है राइटिंग, इसने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हेडिंग तो डाल दिया ये, ठीक है, लेकिन इसने सामाजिक सामाजिक पक्ष पर ही ज्यादा दिया, धार्मिक सुधार को छोड़ दिया है। अच्छा। यह बहुत कम कर दिया है। जैसे इसने जो भी दिया है, ब्रह्म समाज की स्थापना, सती प्रथा, बाल विवाह, कुप्रथाओं जैसे कुप्रथाओं का विरोध किया, ये सामाजिक में आ गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी दिया विधवा विवाह, ये भी सामाजिक में आ गया। ये वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का अध्ययन किया। इसमें थोड़ा सा मूर्ति पूजा, अंधविश्वास का विरोध किया, ये भी कोई बहुत नहीं हो सका।
लेकिन इसके साथ जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे उस पर भी कुछ पॉइंट देना चाहिए था। मतलब जो क्वेश्चन है वो पूरा दोनों आधा दोनों है। बिल्कुल हाँ। तो इसको आप समझ के ही लिखिए। आप सिर्फ एक पक्ष पे अगर ज्यादा जोर देंगे तो आधा नंबर पे ही आपको मूल्यांकन आपका। अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 10 नंबर पे ही मूल्यांकन अपना करा पाएंगे, 20 पे नहीं करा पाएंगे। इसलिए जो पूछ रहा है क्वेश्चन, जो उसकी क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके आधार पर आपका आंसर होना चाहिए। तो वही चीज़ इनको हमने बताया, ये सब बताया कि मैरिज एक्ट लिखा, फिर इसमें सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, श्री नारायण गुरु का जो है धर्म परिपालन आंदोलन हुआ, केपी केशव मेनन का वाइकोरम सत्याग्रह हुआ, फिर ये सार्वजनिक मंदिर दलितों का प्रवेश दिया गया, ये सब धार्मिक सुधार से रिलेटेड चीज़ें थी। अच्छा, जैसे इनकी राइटिंग है जी, तो राइटिंग कैसी है अगर देखा जाए तो? ये अब जैसे इस राइटिंग की आप बात करिए तो ठीक है, ये बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी लेकिन ठीक है। और राइटिंग जितनी अच्छी होगी फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा, ये तो तय है। अच्छा, जब कभी कभी ऑप्शनल पेपर में बहुत ज़्यादा लिखना होता है तो एक लिखावट होती है जिसमें ऊपर की सिरा रेखा नहीं लिखी जाती है, सीधे लिखते चले जाते हैं। जैसे मान लिया लिखना है तो ऐसे लिखिए, राम के पास, ऐसे लिखते चले गए। तो ये तो एक तरह से मतलब अगर बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं आप तब तो चल जाता है, अन्यथा की स्थिति में इसको वर्जित करिए, इस तरह से न लिखिए, इस ढंग से आप लिखिए जैसे लिख रहे हैं। साफ पठनीय होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर लिखने का प्रयास कीजिए। एक ही मैटर ये देखा गया है कि एक ही मैटर दो लोग लिखते हैं, एक की थोड़ा अच्छी राइटिंग है और अच्छे ढंग से लिखा है, एक ने थोड़ा सा लिखा है तो वो % नंबर उसको ज़्यादा मिल जाता है। 0.5 कहीं हो गया तो अच्छा, इतने पेपर हैं और इतने क्वेश्चन हैं, एक पेपर में 18 19 क्वेश्चन है, अगर वो आधा नंबर भी प्लस हुआ उसका तो 8-9 नंबर एक पेपर में ज़्यादा निकल जाएगा। और फिर आप सोचिए 4 GS के और 2 इसके और एसए के कुल मिला के तो 40-50 नंबर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, और इतना तो काफ़ी है। राइटिंग पे तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ एक कापियाँ मिली थी जिसमें राइटिंग के लिए भी हमने टोका। तो अब जैसे क्योंकि ये हिस्ट्री की कॉपी थी, ठीक है, तो हमने आपके कहने पे हिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच प्रश्नों के माध्यम से हमने ले आया हुआ है यहाँ पे, और सर ही कॉपी आपकी एनालिसिस करेंगे हिस्ट्री की भी, और आगे हम हिंदी के भी बारे में बात करेंगे और जीएस के भी बारे में बात करेंगे। तो ये हिस्ट्री के लिए आपको हमारे मोबाइल ऐप पे जाना है। फिलहाल अभी ये बैच हमारे मोबाइल ऐप पे नहीं है, लेकिन अगर आप अभी सर्च करें, क्या पता आ गया हो या नहीं आ गया हो, लेकिन आप ज़रूर हमें नीचे दिए हुए जो नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि आपको इस कोर्स में एनरोल कराना है। सिंपल सीधी बात है, जैसे इन बच्चों ने फॉलो किया हुआ है, भाई इन्होंने एनरोल किया था, हम इनको प्रश्न देते थे, ये लिखते थे, फिर उसके बाद इनकी कॉपी जो है वो इवेलुएट होती थी, मूल्यांकन होता था, फिर सर के साथ जो है वो 1-to-1 होता था, फिर ये सुधार करते थे। हम लोगों का आपको तैयारी कराने का जो मेथड है वो ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो और आप शामिल होने वाले हो, आपको सिर्फ फाइनल टच की ज़रूरत है। हम वहाँ आपकी मदद करते हैं कि आप में अगर कोई कमी है लास्ट स्टेज पे तो उसको हम सुधार दें जिससे आप आगे निकल सकें। हम आपको कोचिंग वाली स्थिति नहीं दे रहे कि बैठा के आपको हम क्लास ले रहे हैं और बता रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर नहीं मिल रहा है तो मैटर उपलब्ध करा देंगे। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कौन सी किताब पढ़ी जाए तो वो हम आपको गाइड कर देंगे, और कैसे पढ़ी जाए, कैसे लिखना है, ये हम आपको गाइड करेंगे। पढ़ना आपको स्वयं पड़ेगा, लिखना आपको स्वयं पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, आपकी सफलता की संभावना उतनी ज़्यादा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक ये है हमारा पॉलिटी का, ठीक है, जीएस का ही पार्ट है। तो पॉलिटी में अगर आप देखोगे तो ये हिंदी माध्यम की स्टूडेंट हैं, तो ये भी खैर सेलेक्टेड हैं ये ऑलरेडी, लेकिन रैंक इम्प्रूवमेंट वगैरह के लिए, पोस्ट इम्प्रूवमेंट के लिए ये एग्ज़ाम दे रही हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। तो इन्होंने क्या मिस्टेक की थी सर, मतलब बहुत ये जैसा है ना कि क्वेश्चन समझने की बात होती है। अगर आप वर्तमान परिवेश से जुड़े हुए हैं, जो वर्तमान में घटना चक्र हो रहा है उसको आपको जुड़े रहना ही है, और आप उससे नहीं जुड़े हैं तब तो बहुत माइनस पॉइंट है। अब ये क्वेश्चन ये था कि हालिया चुनावी विवाद के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का समालोचन परीक्षण कीजिए, ये क्वेश्चन था। इनको समझने में उल्टा हो गया। अब ये निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के संबंध में ये मतदाता सूची की समस्या, राजनीतिक व्यक्तिगत समस्या, चुनाव, ये सब लिख डाला जो चुनाव की समस्या है, ये चुनाव आयोग की समस्या नहीं है। जो हालिया विवाद था वो ये मतलब एक तरह से इनका ट्रैक ही गलत हो गया।
जाना किधर था, थोड़ा दूसरे तरफ दिमाग डाइवर्ट हो गया। और ऐसा हिंदी माध्यम में बहुत से बच्चों का हो जाता है जो वर्तमान परिवेश से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। इसलिए आप वर्तमान परिवेश से जुड़े रहिए। क्या घटनाएं घट रही हैं, साल भर में क्या घटी हैं, वो आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए। नहीं है तो आप नोट्स बनाइए, जो आप आज पेपर पढ़ रहे हो, जो आज पत्रिका पढ़ रहे हो, जो आज न्यूज़ में आ रहा है, उसको नोट करिए, उसको उस पर नोट्स बनाइए। उसके लिए आप अलग से बुक तैयार करिए, अपना लिखिए, पढ़िए। क्योंकि लास्ट टाइम में 6 महीना 8 महीना बीत जाने के बाद आपके दिमाग में वो सब चीज़ें धूमिल हो जाती हैं, फिर कंफ्यूज होने के बाद ये स्थिति आ जाती है। तो इसमें जो हालिया विवाद था वो 2023 में एक वो विधेयक पारित हुआ था, और आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। 2023 में निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी किया, जिसमें कमेटी बनाने की बात की और इसमें कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी होगा। और उसी दौरान जब तक उनका डिसीजन आता और ये होता, तब तक एक विधेयक पारित हो गया जो संसद से, लोकसभा, राज्यसभा से और लोकसभा से दोनों जगह से पारित हो गया, कानून बन गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया। ये इसमें विवाद का विषय था। और उससे ये प्रश्न ये था कि उसकी स्वतंत्रता, चुनाव निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता की समालोचना, उनके स्वतंत्रता पर क्या हुआ। वो जो विधेयक पारित हुआ उसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसको हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया थी। अब एक बार अगर वो नियुक्त हो गया तो उसको सामान्य तरीके से आप प्रशासनिक आधार पर नहीं हटा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने का 2 ही आधार है, एक तो अक्षमता हो और एक क्या है, दुर्व्यवहार व अक्षमता। यही 2 आधार है जिस पे आप उसको हटा सकते हैं। इसी 2 आधार पे आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटा सकते हैं। इसके बाद उसमें जो है नीचे के जो स्टेट के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटाने का पावर दे दिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। बिना मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पे आप उनको नहीं हटा सकते। इसका मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ उसका निर्वाचन आयोग पर पूरा कठोर नियंत्रण हो गया। वो अब एक तरह से समझिए फुल पावर में आ गया। तो ये सब चीज़ें थी जो कहीं न कहीं से उसकी स्वतंत्रता तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग की अब पहले की अपेक्षा थोड़ा सुदृढ़ हो गई। उस पर फिर आलोचना भी हुई। अभी इस पर उन्होंने डिमांड कर रखा है कि नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रखा जाए। ये है, खैर वो मामला अलग है। अभी जो क्वेश्चन था वो यही था कि इसमें हालिया विवाद क्या है, और ये आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या विवाद है। उसका इस तरह से एक आंसर इनको बना के हालिया विवाद ही लिख के क्या क्या था इस पर, वो इस पर दे दिया गया था। इसमें आप पढ़ेंगे तो ये तो आ ही जाएगा इस पर। नहीं, ऐसा मूल्यांकन तो बहुत करते ही नहीं है लोग, पहली बात तो। और जब इस स्टूडेंट ने देखा कि ये मूल्यांकन है, मतलब जितना इन्होंने लिखा नहीं था उससे ज्यादा इनका मूल्यांकन डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंसेप्ट बता दिया गया है। ये तो पूरा इसलिए दे दिया कि आपको, जैसे हमारे यहाँ कोई भी मैटर है तो वे आप मान के चलिए कि आपको प्री मेंस दोनों देख के दिया जा रहा है। अब आप इस मैटर को अगर उठाएंगे तो इसमें से देखिए तो अभी फट से आपको 2-3 मैटर, ये अगर एक ही पहला इसी पर प्रश्न बन जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद चुनाव आयोग का नियुक्ति कर सकती है। फिर यह जो वर्तमान में आपका विधेयक पारित हुआ है उसमें कौन कौन कमेटी में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, ये हैं, ये हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये प्री आधारित हम बता रहे हैं। उसी तरह लास्ट में देख लीजिए कि क्या जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके ऊपर कहीं किसी कोर्ट में केस चलाया जा सकता है, सिविल वाद दाखिल हो सकता है, क्रिमिनल वाद दाखिल हो सकता है। तो इसमें यह है कि उनको इससे जो है रोक लगा गया है कि इनके खिलाफ, इनके पद पर रहते हुए इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये जैसे प्री बेस्ड भी है और मेन जो इस तरह का जो मैटर तैयार किया जा रहा है, ये जो भी दिया जा रहा है मैटर, वो ये मान के चला जा रहा है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको प्री में भी फायदा होगा और मेंस में भी लाभ होगा। ये बहुत फेवरेट एरिया है यूपीएससी का यार। यूपीएससी के लिए तो प्री में तो आता ही आता है, मेंस में भी इस साल भी आया था, प्री में भी आया था। बहुत फेवरेट एरिया है, मतलब पूछते हैं लोग यूपीएससी में। अब देखिए, ये जीएस की आंसर राइटिंग जो अभी सर ने मूल्यांकन किया था उसी तरीके से पूरी मूल्यांकन की जाती है, प्लस उसके बाद फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि आपकी वीडियो कॉल के जरिए 1-to-1 भी कर सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। तो ये वाला जो बैच है इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको और मदद कर सकती हैं, जो कि हमने प्रॉब्लम बताई थी शुरुआत में, जो नोट्स की प्रॉब्लम है, जो मेंस ओरिएंटेड नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं लिख पा रहे हैं, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। एक तो जैसे ये है कि जीएस 1 से 4 तक 1, 2, 3, 4 और साथ में यहाँ पे ऐसे, ठीक है, मूल्यांकन होगा यहाँ पे ऐसे का भी, और जीएस 1, 2, 3, 4 ये देख रहे हैं आप 1-to-1 फीडबैक, जो कि अभी वीडियो में भी देखा आपने। उसके साथ साथ जो टेस्ट है हमारे, हम ही आपको प्रश्न देंगे कि संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं,
फुल लेंथ भी होगा, सेक्शनल भी होगा, आप लिखिए और फिर आप सबमिट करिए, फिर आपका इवैल्यूएशन होगा। फिर उसके बाद जो है वो कुछ ऐसी टॉपर्स की कॉपीज़ हैं जो कि हम लोग शेयर करेंगे। रिसेंट के टॉपर्स हैं, उनकी कॉपीज़ को निकाल के फिर उनको दिखाएंगे, उनसे भी आप सीख सकते हैं, लेकिन उनको भी एक लेवल के बाद ही समझना पड़ता है। पहले अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगा लीजिए, ऐसे कि नहीं कि पहले ही आप लगेंगे उनकी कॉपी चेक करने कि हम कर सकते हैं। हाँ, नहीं, पहले कुछ तो अपना तैयारी हाँ। करिए, कुछ लिखिए उखिए। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है कि एक PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका आपको 13 साल का पूरा ई बुक मिल रहा है, यानी कि ईयर वाइज, पेपर वाइज और टॉपिक वाइज, और फिर उसके बाद जो माइक्रो टॉपिक होते हैं वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको डिकोड करना। इससे पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनर जो है क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब कहाँ से पूछना चाह रहे हैं, क्या पैटर्न चल क्या रहा है एग्जाम पैटर्न का। चल रहा है। और उसी तरीके अब हम लोग यही अध्ययन करते हैं, हम यही अध्ययन करके, और इस बार भी सर ने लगभग हिंदी साहित्य, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हिंदी साहित्य में लगभग 60-70% से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर दिया था, जो कि अभी तो सर्विस में थे सर, और अभी जस्ट रिटायर हुए हैं, तो बहुत टाइम से तो पढ़ाई हुई नहीं थी। लेकिन जब एनालाइज किया, तो एनालाइज करने का तरीका भी एक होता है, एनालाइज किया, देखा और एग्जाम से पहले निकाल के दे दिया। हम लोगों ने टेलीग्राम पे डाला भी था, यूट्यूब पे भी डाला था, और कुछ बच्चे अब उस पर आंसर लिख भी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, इसके लिए भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे मोबाइल ऐप पे, आप हमारे वेबसाइट पे जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हमारा आता है हिंदी साहित्य का। ठीक है, तो जो भी बच्चे साहित्य के लिए, उसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, क्योंकि ये जो है वो आपकी दशा दिशा दोनों बदल सकता है, आपके प्रिपरेशन की जो तरीका है वो बदल सकता है। तो सर, जैसे कि ये क्वेश्चन था, ये था रीतकालीन कवियों की श्रृंगार चेतना में गारहस्थ बोध पूछा था। ठीक है, जो रीतकाल के कवि हैं वो ज्यादातर, ये 2024 में आया है, क्वेश्चन नंबर 6B है, 20 नंबर का। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। हाँ। ठीक है अभी जिसने लिखा है इसको, जी, एक तो छोटा लिखा है, थोड़ा सा और लिखना चाहिए। हाँ, 20 मार्क्स तो प्लस थे। ये भी थोड़ा सा लीक से हट गया। अच्छा जो क्वेश्चन की डिमांड है वो गारहस्थ बोध की बात कर रहा है, जी, लेकिन इन्होंने जो कुछ लिखा भी है, जैसे गदराए तन गोरन, ये लिखा है, अंग अंग नग जगमगा दीप, ये जो चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है, ये सब इन्होंने नक्सिक वर्णन और जो नारी का जो श्रृंगार का रूप है उसका इन्होंने वर्णन कर दिया। अच्छा। और क्वेश्चन पूछ रहा है गारहस्थ बोध। तो इसमें जब तक अध्ययन ठीक से नहीं रहेगा या प्रैक्टिस ठीक से नहीं रहेगी, तो क्या पूछा है क्या नहीं, श्रृंगार का ही वर्णन है, लेकिन इसमें जब आप रीतकाल में श्रृंगार में जाएंगे तो इसमें फिर 2 पार्ट हो जाता है, परकिया का और स्वकीया का। तो जो पत्नी का श्रृंगार वर्णन है वो गारहस्थ बोध के तहत आता है। तो ये इन्होंने क्या लिखा वैसे? इन्होंने दूसरा, चलिए तो जनरल महिला का लिख दिया। अच्छा, गारहस्थ बोध से रिलेटेड नहीं लिखा। अच्छा, महिलाओं का जो नक्सिक वर्णन है, जो इसका है, वो इन्होंने लिख दिया। जो उसके शारीरिक सौंदर्य का जो वर्णन किया गया है वो उठा के लिख दिया। इस पे हमने लिखा भी था। हाँ, है देखिए, इसको फिर इनको बताया कि आप जो है गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ये आपने लिखा है? तमाम इनको लिख दिया। गारहस्थ जीवन का चित्रण हमने थोड़ा सा लिख दिया। विलासतापूर्ण मुक्त प्रेम के व्यक्ति तथा नारी के प्रति सामंती दृष्टिकोण के होते हुए, ये है उनका जो नारी के प्रति सामंती दृष्टिकोण है और विलासतापूर्ण मुक्त प्रेम के व्यक्ति है, ये इस रीत काव्य की मुख्य धारा थी। लेकिन इसके होते हुए भी गारहस्थ प्रेम की व्यापक स्वीकृति देखने को मिलती है इसमें। अब ये मती राम का दोहा हमने लिख दिया, छाड़ या अपने भौन तू कौन। फिर इसमें बिहारी की पंक्ति है, गोरुस चाहत फिरत हो गोरुस चाहत नाई। फिर तीज के पर्व पर नाई कई, इस तरह से हमने इनको दिखाया। फिर पद्माकर की नाई अपने कथन से करती है। फिर ये छलिया छवेला छैल छुचल, मतलब ये जो रीतकाल का जो गृहस्थ का जो पति पत्नी का सौंदर्य वर्णन है वो उसने लिख दिया। अब इसमें एक स्वकीया के माध्यम से पतिव्रता के गुणों की चर्चा, ये मेन है इसका, समझिएगा गृहस्थ जीवन का। पति ही सु प्रेम होय पति ही सु नेम होय, मतलब एक ही पति के प्रति समर्पित है, ये इसका गृहस्थ बोध है। फिर पति ही जगजोग है पति ही रसभोग है। इसी प्रकार ये एक नायिका है जो अपने नायक पति की बेचैनी मिलने के लिए है। इसका पति बाहर से कहीं काम करता है, आता है आंगन में बैठ जाता है और परिजन के सामने, अब वो महिला देहाती पृष्ठभूमि की है, बाहर से आदमी आया, अंदर बैठा है, महिला घर के अंदर है और वो काफ़ी दिनों के बाद लौटा है, तो वो देखने के लिए आतुर है, वो उसका वर्णन है। आए विदेश से प्राण पिया मतिराम आनंद बढ़ाए अलेखे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये इनके गारहस्थ बोध में आता है। ये ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये भटक गए। अच्छा।
मूल जो क्वेश्चन की डिमांड थी उससे हट गए। अब ये चीज़ अगर आप लिख दें उसमें, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो मेरा दावा है कि इस पे आपको 14 नंबर तक मिल जाएगा, और वो जो लिख के आए हैं उस पर 2 या 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। हिंदी माध्यम में परेशानी ये आ रही है। तो इसमें दो चीजें हैं सर, जैसे एक तो ये है कि चलिए क्वेश्चन की डिमांड से हम भटक गए, जी, चलिए अगर हम भटके भी तो जो हम लिखे हैं तो क्या हमने वो लिखा है जो कि मतलब अपने बोध से लिखा है, बढ़िया लिखा है, कुछ जो दूसरा भी लिखा है, मतलब कंटेंट हिंदी ठीक है। साहित्य की एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप पढ़े हुए हैं, टू द पॉइंट आप नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन आप अगर पढ़े हुए हैं तो आप कुछ न कुछ तो लिखाएंगे। अब उसमें आप लिखने में कितनी आप पारंगत हैं, किस ढंग से आप लिख रहे हैं। जैसे वो जो चीज़ उन्होंने लिखा है वो रीतकाल का ही है, लेकिन वो नारी सौंदर्य का अलग विवरण है। अब ये गार्हस्थ बोध का अलग विवरण है, कुछ तो उसमें मिल ही जाएगा। जैसे अब ऐसा आ गया, क्वेश्चन आ गया कि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, लिखें क्या उसमें, तो जो पढ़ के आए हैं उसी को जो आपका अध्ययन है उसके आधार पे जो आपके समझ में आए, ये दूसरे सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। जैसे इसका सोर्स क्या हो सकता है, मतलब कहाँ से इसको पढ़ा जा सकता है? ये तो रीतकाल की कोई भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िएगा, रीतकाल की किताब मतलब वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, निश्चित रूप से। हमारे कहने का मतलब ये तथ्य आपको, ये चीज़ें जो है हिंदी लिटरेचर में ही हो पाएगी। अगर इतिहास में अकबर पूछ लिया तो अकबर की जगह आप महाराणा प्रताप नहीं लिख सकते, ठीक है, लेकिन अगर इसमें रीतिकाल में पूछा है तो थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं। अब मेरे ख्याल से ये दूसरी कॉपी है, ये आखिरी कॉपी भी है जी। ये क्वेश्चन भी 2024 में आया है, सीरियल नंबर इसका है 5E, अनिवार्य प्रश्न कंपल्सरी था, लिखना ही लिखना था। अच्छा, 10 नंबर का था ये। 10 नंबर का था। अब इसमें जिस बच्चे की ये कॉपी है, इसमें थोड़ा सा इसने पकड़ा है इसको, बस। सवाल जैसे क्या होगा इसका? इसमें ये था कृष्ण भक्त मुस्लिम कवित्रियों की भक्ति चेतना, ठीक है, ये इसका हेडिंग है, मतलब यही टॉपिक था, इसी पर आपको लिखना था। ये अनिवार्य क्वेश्चन था। ठीक है। अब कृष्ण भक्ति काव्य में मुस्लिम कवि तो मिलते हैं, कवियत्री नहीं मिलती। हम लोग भी अध्ययन किए हैं तो उसमें आके कहीं एक नाम मिलता है ताज बेगम का, इसके अलावा और किसी का नहीं मिलता। इसने लिखा भी था ताज बेगम? इसने लिखा तो है, लेकिन बस इतना ही लिखा है कि ताज बेगम अकबर बादशाह की पत्नी थी, कृष्ण भक्त को अपनाया था, हूँ तो मुगलानी हिंदू, ये बहुत इनका प्रचलित बड़ा मशहूर लाइन है। अच्छा। हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहूँगी, ये वृंदावन में ही ख़त्म भी हो गई, वहीं इनका मकबरा भी है। अच्छा। और वैसे इनके साहित्य के बारे में लोग जाने न जाने, नाम के बारे में लोग जानते हैं। अच्छा। अब इसमें इन्होंने और सब तो लिखा, लेकिन अब गड़बड़ कर दिया। मुस्लिम कविताओं पदों की छवि, उनके गुणों का वर्णन मिलता है, छैल और छबीले, ये सब लिख दिया। अब रसखान और कुतुब की बात इन्होंने लिख दी, फिर इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोट कर दिया, लेकिन मुस्लिम कवित्री की भक्ति चेतना इन्होंने कुछ और नहीं लिख पाया। अच्छा। अब मुस्लिम कवित्री में अगर खाली ताज बेगम है तो ताज बेगम का अगर कुछ आपको और याद है तो लिखिए, और नहीं तो सिर्फ ताज बेगम लिखिए, बाकी और कुछ मत लिखिए। आपने यहाँ लिखा हुआ है? हाँ, इनको ताज बेगम के लिए फिर हमने लिखा है। लगभग इनकी 200 सवैयों की रचना मिलती है। इनको दूसरी मीराबाई कहा जाता है मुस्लिम। अच्छा। ये क्वेश्चन पूछने का आशय यही था। अच्छा। इनको जो है हिंदी साहित्य में मुस्लिम मीराबाई के नाम से भी कहा जाता है, उदाहरण दिया जाता है। अच्छा, जैसे ये लिखा हुआ है कृष्ण भक्त मुस्लिम कवित्री की भक्ति तो चेतना। अगर मान लीजिए ये जो ये लिखा है इन्होंने, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का लिखा है, तो इसमें क्या वो भी लिख सकते हैं युग, टाइम, कौन से सन टाइप का? अब इतना देखिए समय नहीं रहता, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। 50 नंबर में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 7-8 नंबर मुश्किल से 7 मिनट या 6 मिनट आपको पड़ेगा। कुछ देर तो आपका 1-आध मिनट लग जाता है क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में। तो उसमें जहाँ तक इस तरह के जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें तो सीधा टू द पॉइंट आप लिखिए, और इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 100-150 शब्द में ही, उससे ज़्यादा आप लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन लिखेंगे 150-150 शब्द भी लिखेंगे आप तो 750 शब्द हो जाता है। तो ये तो थोड़े ही में आता है। तो ये आपने भक्ति चेतना के बारे में लिखा है, क्योंकि इन्होंने ये इन्हीं का हमने ताज बेगम का ही लिख दिया था। अच्छा। जो मिला ये छैल और छबीलो इसने लिखा है इन्हीं का ये। अच्छा। लेकिन अब ये है कि बहुत बढ़िया से नहीं लिख पाया ये। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर, क्योंकि जैसे आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो यहाँ पर तो इसका आपने पूरा डिटेल में ही लिख दिया है। ये इसलिए कि आप कम से कम 2 लाइन तो इसको याद रहे। हाँ। अगर भविष्य में कभी ये आ गया क्वेश्चन, तो कम से कम ताज बेगम की 200 सवैया लिखा हुआ है, ललित छंद के रूप में लिखा हुआ है,
ये इसको याद रहेगा। फिर इन्होंने निर्भीकता के साथ कृष्ण भक्ति की, जो क्वेश्चन भी था कृष्ण भक्ति मुस्लिम कवित्री है, ये जो है पहला पैराग्राफ बहुत जरूरी है। ये स्पष्ट कर देता है कि ये कृष्ण भक्त थी। सही बात है। मतलब अगर इस दृष्टिकोण से देखें कि अगर जो आप मूल्यांकन कर रहे हैं, जिस भी बच्चे का अगर ऐसे कर रहे हैं, तो ये न सिर्फ एक मूल्यांकन कॉपी बल्कि एक नोट्स भी हो सकती है। ये इनको जैसे मैं देखता हूँ कि ये भटक गए, या इनके समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ इस तरह से बना के इनको लिख के इनको दे दिया जाता है, उपलब्ध करा देता हूँ कि भाई आप फिर से इसको सुधार लो और इसको बना के दूसरी आंसर शीट रख लो, बाद में पढ़ते रहो, रिपीट करते रहो, आपको आगे जरूरत पड़ेगी। इससे आपको उदाहरण भी मिलेगा आगे कैसे लिखना है। कोई इस तरह का दूसरा क्वेश्चन बन रहा हो तो उसको आप समझ लो। क्योंकि कंटेंट मान लीजिए इनको ढूंढने में बहुत टाइम मिल गया तो आपको कंटेंट की तो मेन समस्या है। क्योंकि हिंदी लिटरेचर में इस तरह का कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हिंदी लिटरेचर में आपको इंग्लिश मीडियम वालों से कोई झगड़ा ही नहीं है, बिल्कुल। आपकी जो भी प्रतिस्पर्धा है, जो भी कंपटीशन है, आपको हिंदी माध्यम में, हिंदी लिटरेचर में ही है। सही बात। तो एक तो इसमें हिंदी साहित्य में प्लस पॉइंट यही होता है, जो हमने कहा कि हिंदी माध्यम वालों को हिंदी लिटरेचर जरूर पढ़ना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आप फिलॉसफी पढ़ोगे, आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसमें इंग्लिश मीडियम भी आएगा। और इंग्लिश मीडियम आएगा तो जो ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादा एग्जामिनर भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जितने बड़े प्रोफेसर हैं सब वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा असर पड़ता है। इसको चाहे कोई कितना करे कि बड़ा निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसका असर पड़ता है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ और मेरे सामने हिंदी मीडियम की कॉपी आ गई, तो एक तो है कि मैं वही ट्रांसलेट वाला आधार मेरे पास है, मेरा कुछ है नहीं, तो वो असर आ जाता है। हिंदी लिटरेचर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वो कॉपी जांचने वाला है तो वो भी हिंदी लिटरेचर का ही है, बिल्कुल। जो लिखने का मटेरियल है वो भी हिंदी का है। इंग्लिश वालों से आपसे कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हिंदी लिटरेचर जो है हिंदी माध्यम वालों के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये है हमारा हिंदी साहित्य का बैच, जो कि अब से भी उपलब्ध है। और अगर आप 26 के लिए या 27 के लिए या इनफैक्ट 28 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन कर भी लिए हैं, तो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है ऑप्शनल की, तब भी आप यहाँ पे आके मूल्यांकन अपना मतलब सबमिट कर सकते हैं, आंसर शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी, जब सर 1-to-1 लेते हैं, अच्छा 1-to-1 के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो हमने डेमो लिंक लगाया है। आप डेमो लिंक पे जाके देखिएगा। जैसे अभी हमने बताया था ना, कंटेंट की जो कमी रह रही है, जब सर मूल्यांकन करते हैं, जैसे अभी आप समझा रहे थे, तो आपको 5 मिनट के अंदर वो टॉपिक बातचीत करते ही वो समझा देते हैं, ठीक। तो इससे ये भी पता चलता है कि नहीं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, मतलब किस डायरेक्शन में पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना में बहुत दोनों फर्क है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो क्या पढ़ना है उसमें कंफ्यूज रहते हैं, और ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड करते हैं क्या नहीं पढ़ना है। तो यहीं पर तो दिक्कत आ जाती है। और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शनल गाइडेंस प्रोग्राम है, वो सेम चीज़ है जो कि जीएस में भी है, जो हिस्ट्री में भी है, वो है। क्योंकि सर का हिंदी और हिस्ट्री दोनों ऑप्शनल था, और खैर जीएस तो खैर सबका कॉमन रहता ही रहता है। सो इसके लिए भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, मोबाइल ऐप पे जाओ या वेबसाइट पर जाओ, जाके आप वहाँ से एनरोल कर सकते हो, ठीक है। आप ये ना समझे कि हाँ कम टाइम बचा है, ज़्यादा टाइम बचा है, सही टाइम पे एनरोल करिए, और सही टाइम चाहे यहाँ करें चाहे जहाँ करें, आपको अभी से स्टार्ट करना, अभी भी टाइम है। देखिए, अभी तो अब त्यौहार शुरू होने वाले हैं और आप कहीं इधर उधर व्यस्त ना हो जाएं, लेकिन नया साल भी आने वाला है, तो हम पहले ही ये मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि आपको संभल कर चलना है। यूपीएससी की तैयारी कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, बहुत मेहनत करनी है। अगर आप समझ लिए कि विश्व की कठिनतम परीक्षाओं में टॉप की 2-3 परीक्षाएं हैं, उसमें आती है यूपीएससी। और यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत मेहनत करना पड़ता है, खाली तैयारी शुरू कर देने से एग्ज़ाम नहीं निकलता। कितना आप मेहनत करते हैं, कितना आप सही दिशा में जा रहे हैं, ये आपका परिणाम ही बताता है। और यह भी निश्चित है कि जो लोग मन से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मिलता भी है। देखिए, अब हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया PYQ का। मैंने आपको बताया था ना, जो कि नोट्स में जो प्रॉब्लम आ रही है आपको क्वेश्चंस को समझने में, कहाँ से क्या पढ़ें, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा PYQ पहले, किताब बाद में। हम लोग स्कूल में क्या करते थे, स्कूल में किताब मिली हमें, हमने उसको पढ़ना शुरू किया, जो टीचर बता रहे हैं लिखना शुरू किया,
उसके बाद फिर पता चलता है कि अच्छा सिलेबस भी होता है, सिलेबस देख लेते हैं। फिर उसके बाद स्कूल टाइम में तो कभी हमने या कॉलेज में भी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर का नाम बहुत कम सुना था। हाँ, दोस्त जो नोट्स दे देते थे उससे काम चल जाता था, ये बता दो वो दिखा दो। ये जो एग्जाम प्रक्रिया है, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपको रिवर्स चलना पड़ेगा। आपको पहले ये देखना है कि सिलेबस क्या है, फिर देखिए कि उस सिलेबस से वो आयोग या जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसने सवाल कैसा पूछा है, फिर देखिए कि क्या स्टडी मटेरियल है, कहाँ से वो सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ आप टारगेट करिए। पहले ही अगर आप यहाँ टारगेट कर रहे हैं तो फिर तो गाड़ी ही उल्टी चल रही है आपकी, ठीक है। तो इस गाड़ी को ठीक करने के लिए हम लोगों ने ये PYQ नोट्स निकाले हैं, लेवल 1 के, लेवल 2 के, 3 और 4 के। है क्या क्या इसमें? GS पेपर 1 में फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया है, जैसे ये इमेज के साथ में है, फॉर एग्जाम्पल जो मॉडर्न हिस्ट्री है हमारा, ठीक है, आपकी सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है आधुनिक भारत इतिहास 18वीं शताब्दी से मध्य के वर्तमान तक, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे। ये कोई छोटा नहीं है, महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं बताइए, ऐसे पता चल पाएगा आपको। PYQ में देखिए पिछले 15-20 सालों में ये महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी कवर की हैं। फिर देखिए व्यक्तित्व, कौन सा व्यक्तित्व, गांधी हो गए, टैगोर हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, और कौन कौन से व्यक्तित्व हैं आपको निकालना है। और आपको यह भी देखना है कि और कौन कौन से लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसी में देख लीजिए, आपको कुछ प्रतिबिंब दिख जाएंगे आपको, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा लेवल 1 नोट है, ठीक है, ये एंशिएंट इंडिया का है। यहां आप देखोगे तो 2025 का, अच्छा दूसरी बात ये कि ये अपडेटेड है, यानी कि 2025 का जो मेंस का पेपर था हमारा, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको हमने अपडेट कर दिया है। मतलब कि ये 13 साल का है, 2013 से लेकर 2025 तक। 13 से क्यों? क्योंकि यहां से सिलेबस हमारा चेंज हुआ था, यहां से पैटर्न एकदम चेंज हुआ था, कई सारे एथिक्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए थे, तो यहां से हमने स्टार्ट किया है। अब तक तो नहीं चेंज हुआ, आगे चेंज होगा तो हम लोग वहां से कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये देखिए 2025 में आया था, हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं पर चर्चा कीजिए, ये 2025 में आया था। फिर देखिए 2024-23 में ऋग्वेदिक काल के और अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड को कंपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी विशेषताएं, भारतीय समाज की कुछ विशेषताएं बताइए, फिर धर्म की मुख्य विशेषताएं बताइए। मतलब ये जब आप पढ़ेंगे, किताब खोलेंगे तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, नहीं मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि जो कोचिंग है, अगर आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में ये पढ़ा सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, कोचिंग में ये पढ़ा सकते हैं कि भाई वैदिक काल क्या है, लेकिन अब कोचिंग में ये नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, किसी भी कोचिंग में, कि इन दोनों में आप समानता अंतर बताइए, इन दोनों में महिलाओं की स्थिति क्या थी, इन दोनों में आजीविका कैसे चलती थी, ठीक है, इन दोनों में कैसे समाज चलता था, ये नहीं बताया जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। और कैसे निकलेगा? वो यहीं से निकलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये लेवल 1 है। उसके बाद आएगा हमारा लेवल 2। लेवल 2 मैंने आपको बताया था कि काफ़ी डिटेल में ये मॉडल आंसर है एक तरीके से, कि आप जो हमारा सवाल था ना नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, ये देखिए पूरा आपको उत्तर दिया गया है यहाँ पे, और उत्तर के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये सारे के सारे आपको देख रहे हो, उत्तर संवर्धन, ये सब कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट में भी आते हैं इसमें से कुछ। फिर उसके बाद ऐतिहासिक संरक्षण क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो आप जाइए देखिए इसको, ठीक। सेम हमारा आधुनिक भारत में भी है, जो हमने बात की थी ऊपर अभी, ठीक है। ये देखिए भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग, यानी कि जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उनका इम्पैक्ट किस किस चीज़ पे था, क्या हस्तशिल्प पे यानी कि आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट पे क्या हुआ था, जो ट्राइबल्स थे उनके ऊपर क्या हुआ था, कैसे उस टाइम पर हमारे जो इंडस्ट्रीज थी उसको बंद करवा दिया गया, कॉटन वगैरह सब खत्म करवा के कैसे इंडिगो की प्लांटेशन होने लगी थी। मतलब ये कहाँ से पता चल रहा है? ये यहीं से पता चल रहा है आपको। ये जो देख रहे हो ना, ये वाला सेक्शन, ये है माइक्रो टॉपिक, ब्रिटिश भारत में अकाल के कारण, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य श्रेष्ठता। तो ये कैसे पता चलेगा? यहीं से पता चलेगा। अब देखिए सैन्य श्रेष्ठता के बारे में पूछ दिया है, किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम पे सैन्य श्रेष्ठता कैसे क्वेश्चन पूछ दे, बाकी सारे तो ठीक है, ठीक है। सो उसके बाद इसी के ऊपर L2 नोट्स बने हुए हैं हमारे लेवल 2 के। एक सवाल है, डिटेल में हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए यहाँ पर इस पे ऊपर भरोसा नहीं करना है आपको 100%, यहाँ से आपको आइडिया लेना है, यहाँ से आपको कंटेंट निकालना है, फिर आगे बढ़ना है।
ठीक है, ये आपको मदद करने के लिए है, एग्जाम ओरिएंटेड मदद, कंटेंट नहीं मिल रहा है, मटेरियल नहीं मिल रहा है, उसके लिए है। ठीक, सेम उसी तरह हमारा आ गया भारत और विश्व का भूगोल, ये ज्योग्राफी हमारा है, महत्वपूर्ण भौतिक घटनाएं, भूकंप, सुनामी, लैंडस्लाइड वगैरह है। तो यहाँ देखिए समुद्र की सतह पर तापमान और चक्रवात निर्माण कैसे होता है, भारत में चक्रवात चेतावनी प्रणालियाँ क्या क्या हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो जाओ स्टार्ट करो अभी से पढ़ना, ये टॉपिक्स हैं, पहले तो ये कवर करो, उसके बाद फिर जो हम क्वेश्चंस देंगे उनको लिखिए आप, जो संभावित प्रश्न हैं। ठीक है, तो जब तक हम एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे हैं तब तक हम नहीं, तो ये सब क्या है, ये सब आपको इसी में मिलेंगे। ठीक है, किसमें, ये जो हमारा है PYQ पहले, बुक्स बाद में, ऐसे ही करके GS 1 2 3 4 और एसए को डिटेल में हमने दिया हुआ है, आप जाइए पढ़िए। एक अगर आपको एक सिर्फ ई बुक चाहिए एक पेपर की तो 349 रुपीज़ का है, अगर आपको पूरा कॉम्बो चाहिए तो वो है 1499 का। ठीक, आप जाइए, ये आप लगभग इससे ज़्यादा तो आप पता नहीं पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते होंगे महीने में, 1499 में आप डिटेल में पूरा लेवल 1 2 3 4 ले जाइए पूरा। ठीक है, सेम ये हमारे रिवीजन नोट्स हैं, रिवीजन मतलब कि आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, चाहे वो बौद्ध धर्म, चाहे वो सैन्य व्यवस्था हो गई हमारी, फिर साइंस का है रिवीजन है, फिर एक कृषि है, लगभग सिलेबस से आधारित है, कीवर्ड्स है, शॉर्ट है, आपको पूरा डिटेल में नोट्स नहीं मिलेगा, शॉर्ट रिवीजन नोट्स है, बौद्ध धर्म के ऊपर है, फिर उसके बाद पॉलिटी के ऊपर है। ठीक है, जैसे ये हमारा बौद्ध धर्म, प्राचीन भारत, फिर उसके बाद ये देखिए ये हमारा भूगोल का है। तो बहुत बड़ा नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपको इस टाइम पे थोड़ी सी मदद कर सकते हैं आपको वैल्यू एडिशन करने में। ठीक है, सेम यहाँ पर सामाजिक मुद्दे हैं, फिर इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने जानबूझ के ये क्रिएट किया हुआ है, बहुत कम लोग इसको पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले बहुत कम पढ़ पाते हैं इसको। दक्षिण भारत का इतिहास जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है, ये 499 का जो शॉर्ट नोट्स है हमारी, प्री और मेंस दोनों को कवर करेगा ये वाले जो नोट्स हैं। ठीक है, फिर ये हमारे हिंदी मीडियम की जो मेंस आंसर इवैल्यूएशन है जो सर खुद कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये 1 to 1 जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, सेम ये कॉपीज देखिए इवैल्यूएट की गई है। ओके, तो आप भी अपनी कॉपीज को भेज सकते हैं, जैसे आप ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम वैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे। ठीक है, सेम ये प्रोग्राम की फीस है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये एक आखिरी प्रोग्राम जो कि जिसमें सब कुछ इसके अंदर आता है, वो है MAGP, मार्गदर्शन असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें काफ़ी बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, जो कि 1 साल का है, जिसमें प्री और मेंस दोनों इंक्लूड है। यानी कि मेंस का जो एक क्रैश कोर्स, प्री का क्रैश कोर्स, और प्री में अभी जो आने वाला है उसमें भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो, उसके PYQ, मेंस का जो चल रहा है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी, और इसमें मेरे साथ 1 to 1 भी है और सर के साथ भी 1 to 1 है। ठीक है, तो ये इसके फायदे, और कुछ आपको चीज़ें फ्री में इसमें ऑलरेडी मिल रही हैं, जो कि PYQ के नोट्स वगैरह हैं, रैंकर्स के नोट हैं। ठीक है, जो हमने अभी मैगजीन बताई थी वो है, करंट अफेयर इसमें इंक्लूड है जो कि और कहीं नहीं है, इसमें हर सैटरडे को करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो ये 14,999 का है, लेकिन अभी नवरात्रि डिस्काउंट चल रहा है, तो आप UPSC कोड यूज़ कर सकते हैं, आप ये कोड यूज़ कर लीजिएगा, UPSC 2026, ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, और आप ये सब कुछ हमारे मोबाइल ऐप पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप iOS यूज़ कर रहे हैं, अगर iPhone यूज़ कर रहे हैं तो आपको वेबसाइट पर जाना होगा, और अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आपको मोबाइल ऐप पर जाना होगा। मोबाइल ऐप का मतलब ये, तो जैसे आप ये डैशबोर्ड है, देख रहे हैं, ये डैशबोर्ड पे आपको ये सारे कोर्सेज मिलेंगे। स्टोर पे आप जाएंगे तो स्टोर पे ये कोर्सेज हैं, देखिए जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी के लिए एथिक्स वगैरह। जैसे आप इसको परचेज कर लेंगे तो ये लर्न सेक्शन में आ जाएगा, जैसे माई कोर्स होता है, लर्न सेक्शन में आ जाएगा, वहाँ से फिर इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, समान अध्ययन, एस्से, ये 1 थीम मिनी पेपर, ये वही हमारा PYQ वाला है। तो अगर आपने PYQ यहाँ से ले लिया है तो ये एक्सेस मिल जाएगा, वो यहाँ से फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा पूरा, इनफैक्ट ये जो वेबसाइट, ये देखिए, जो अगर आप वेबसाइट पे खोलते हैं तो कुछ ऐसा हमारा डेस्कटॉप व्यू है, बहुत लोग आईपैड पे या फिर टैबलेट पे खोलते हैं, तो वहाँ से ये डेस्कटॉप व्यू है, ये लर्न के ऊपर बुकमार्क, रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके। ओके, तो ये वेबसाइट पे जाके नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि हम तो जितनी भी हमने डिस्कस किया है अभी,
चाहे वो हिंदी माध्यम की चुनौतियां हो गई या फिर हिंदी साहित्य ऑप्शनल जीएस की, सबका एक सॉल्यूशन कहीं ना कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए वो है मार्गदर्शन देना कि आप भटके ना। अगर किसी भी परीक्षा, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्लैरिटी अगर आ जाए, पता है क्या नहीं करना है, फिर तो आप आराम से आगे बढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन अगर क्लैरिटी ही नहीं है, आप डिमांड ही गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हैं, फिर तो एक इंप्रेशन खराब हुआ, पूरा आपका पेपर चला गया। तो वो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई छोटा मोटा एग्जाम है भी नहीं, इंपॉर्टेंट है, वक्त भी आपका है। सो कोई भी ज़रूरत, कोई भी अगर आपको इन प्रोग्राम से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कमेंट करके बताइएगा। वी आर देयर टू हेल्प यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।